पड़ोसी के बच्चे ने मेरा पार्सल चुराकर खोल दिया और मेरे कई लाख रुपए के दुर्लभ लिमिटेड एडिशन फिगर को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं उसके टूटे हुए हिस्से लेकर मुआवजा मांगने उनके घर गया, लेकिन पड़ोस वाली आंटी ने एक पैसा भी नहीं दिया। उल्टा जमीन पर बैठकर हंगामा करने लगी और मेरे चेहरे को नाखूनों से नोच डाला। फिर मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि मैं नाबालिग बच्चे को धमका रहा हूं। बाद में वह अपने रिश्तेदारों को लेकर मेरी कंपनी पहुंची और बैनर लगाकर हंगामा किया, जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। फिर एक दिन सीढ़ियों में बहस के दौरान उस बिगड़ैल बच्चे ने जानबूझकर अपना पैर अड़ा दिया, जिससे मैं सीढ़ियों से लुढ़क गया और पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहने के लिए मजबूर हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं फिर उसी हादसे से पहले के समय में लौट आया। इस बार मेरे दिमाग में एक योजना आई और मैंने जानबूझकर अपने दोस्त के लिए रिसीव किया हुआ कीमती प्राचीन नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन उसी समय मैं भारी लकड़ी का बक्सा उठाकर दरवाजे तक लाया ही था कि सामने वाले फ्लैट का सुरक्षा दरवाजा खुल गया। आंटी वांग चुई हुआ अपने बेलगाम पोते जियाहाओ का हाथ पकड़े बड़े ठाठ से बाहर निकली। अरे, ये क्या खरीद लाए हो? इतना बड़ा बक्सा गलियारे में रख दिया है, लोगों को चलने दोगे भी या नहीं? जरा भी तमीज नहीं है। मेरे पिछले जन्म में इसी छोटे शैतान ने मुझे सीढ़ियों से गिराकर अपाहिज बनाया था, लेकिन उस घटना में अभी आधे साल से भी ज्यादा समय बाकी था। फिर भी इस दादी पोते की कड़वी और जहरीली शक्ल देखते ही मुझे भीतर से घिन आने लगी। पहले मैं बस इतना जानता था कि यह बूढ़ी औरत छोटी छोटी चीजों का लालच करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी बेशर्मी की कोई हद नहीं है। ये इतनी जहरीली है कि अपने पोते को कानून तोड़ने तक की छूट दे सकती है। शुक्र है कि मैं समय रहते दोबारा जन्म ले आया, नहीं तो शायद इस जन्म में भी मुझे व्हील चेयर पर ही वह निराशा भरे कई दशक बिताने पड़ते। ये मेरा सामान नहीं है, मैं अपने बॉस के लिए एक कीमती सामान रिसीव कर रहा हूँ। अभी इसे अंदर रख देता हूँ। ये चीज बहुत नाजुक है, अगर टूट गई तो तुम्हारा पूरा परिवार घर बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। अपने बच्चे के हाथ संभाल कर रखना, इसे छूने मत देना। अगर उसमें जरा भी समझ होती तो वह तुरंत अपने पोते को लेकर नीचे चली जाती, लेकिन मैं जानता था कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। वह हमेशा से अपने लोगों का पक्ष लेने वाली और बेशर्म औरत थी। मैं जितना ज्यादा इस सामान को कीमती बताऊंगा, उतना ही उसकी टेढ़ी जलन और जिज्ञासा बढ़ेगी। क्या अमीर बनने का नाटक कर रहा है? खुद तो एक गरीब नौकरी पेशा है, कौन सा बड़ा बॉस जानता होगा एक सड़ा सा लकड़ी का बक्सा कितने का होगा? किसे डरा रहा है? चलो प्यारे पोते, इस गरीब से क्या बात करनी, इसे तो बस हमारी अमीरी से जलन होती है। तेरे बक्से का कुछ हो गया तो मुझे क्या? जो चीज बाहर रखी हो वो तो बेकार का कूड़ा होती है। मेरा मन करेगा तो जैसे चाहूंगा वैसे खोलूंगा, हिम्मत है तो छूकर देख लेना, अंजाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मेरे पीछे मुख्य दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ, बल्कि मैंने जानबूझकर उसमें बहुत ही हल्की सी दरार छोड़ दी। मैं प्रवेश द्वार की छाया में खड़ा होकर दरवाजे के फ्रेम में छिपे 4 के पिनहोल कैमरे से बाहर देखने लगा। वांग चुई हुआ वहां से गई नहीं, उल्टा चोरों की तरह लकड़ी के बक्से के पास जाकर उसे गौर से देखने लगी। उसने जियाहाओ को हल्का सा धक्का दिया, मेरे घर की तरफ इशारा किया और धीमी लेकिन अकड़ भरी आवाज में बोली, जा, जब तक वो अंदर ट्रॉली लेने गया है। डिब्बा खोलकर देख कि अंदर क्या अच्छी चीज है, अगर कीमती निकली तो चुपचाप घर ले आएंगे। जो चीज बाहर रखी हो उसका कोई मालिक नहीं होता। स्क्रीन पर दादी पोते की चोरी छिपे हरकतें देखकर मैं मुस्कुरा दिया, गुस्से से नहीं बल्कि बेहद उत्साहित होकर, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। पिछले जन्म में भी ठीक इसी समय मेरे जूते रखने वाली अलमारी पर रखा पार्सल अचानक गायब हो गया था। वह लिमिटेड एडिशन का दुर्लभ फिगर था, जिसे पाने के लिए मैंने आधे साल तक इंतजार किया था और न जाने कितने लोगों से सिफारिश लगवाई थी। जब मैं जमीन पर पड़े पैकिंग पेपर और फोम के टुकड़ों का पीछा करते हुए सामने वाले घर पहुंचा तो जियाहाओ एक तेज कैंची से मेरी सबसे कीमती चीज को बुरी तरह काट रहा था। काटते हुए वह ताली बजाकर हंस भी रहा था। मेरा दिल जैसे खून के आंसू रो रहा था। मैंने किसी तरह अपना गुस्सा दबाकर वांग छुई हुआ से पूरा मुआवजा देने को कहा, लेकिन उस बूढ़ी औरत को जरा भी शर्म नहीं आई। वो वहीं गलियारे में जमीन पर बैठकर हंगामा करने लगी और मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, इस टूटे फूटे प्लास्टिक के लिए मुझसे 8,000 मांग रहा है? क्या तू इतना गरीब है? हम जैसे सीधे साधे लोगों को ठगना चाहता है? वो तो अभी बच्चा है, बच्चे से क्या हिसाब करेगा? इतना कहने के बाद वह पागल कुत्ते की तरह मेरी तरफ झपटी और अपने लंबे नाखूनों से मेरे चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। आखिर में तो उसने उल्टा पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट भी लिखवा दी। रो रो कर कहने लगी कि मैं एक बड़ा आदमी होकर नाबालिग बच्चे और अकेली बूढ़ी औरत को धमका रहा हूं। पुरानी बिल्डिंग के गलियारे में कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए मामला उलझ कर रह गया। पुलिस भी बस दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी नीचता यहीं खत्म नहीं हुई। मुझे एक पैसा भी न देना पड़े, इसके लिए उसने अपने गांव के गुंडे जैसे रिश्तेदारों को बुला लिया। वे रोज मेरी कंपनी के नीचे बैनर लेकर हंगामा करते
और लोगों से कहते कि मैं बूढ़ों, बच्चों और बीमार लोगों को सताने वाला विकृत इंसान हूं। सच से अनजान लोग और ग्राहक मुझसे नफरत करने लगे। कंपनी ने बदनामी रोकने के लिए सीधे मेरे साथ अपना सहयोग खत्म कर दिया और मेरा करियर एक ही रात में बर्बाद हो गया। मैं गुस्से से दांत पीसता रह गया और 1 महीने बाद जब गलियारे में मेरी उनसे फिर जोरदार बहस हुई, जियाहाओ वांग चुईहुआ के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही मेरा ध्यान हटा, उसने अचानक अपना पैर आगे बढ़ाकर मेरे टखने को जोर से अड़ा दिया। मैं बिल्कुल संभल नहीं पाया और दर्जन भर से भी ज्यादा खड़ी सीढ़ियों से सीधा लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। मेरी गर्दन की रीढ़ चकनाचूर हो गई और स्पाइनल कॉर्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जब मैं आईसीयू में होश में आया तो डॉक्टर ने बेरुखी से बताया, अब पूरी जिंदगी तुम्हें बिस्तर पर ही पड़े रहना होगा। करवट बदलने के लिए भी किसी दूसरे की मदद चाहिए होगी। लेकिन वांग चुईहुआ का परिवार इस बहाने से बच निकला कि बच्चा खेलते खेलते गलती से ऐसा कर बैठा, उसकी कोई जानबूझकर की गई मंशा नहीं थी। वे कानून की सीमा पर खेलते रहे और आखिर में सिर्फ 20,000 युआन का मुआवजा देकर मामला रफा दफा कर दिया। मुझे नफरत थी, वांग चुईहुआ के पूरे परिवार से नफरत थी। उनकी मूर्खता और लालच ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगा था कि मैं अपनी अथाह नफरत के साथ व्हील चेयर पर सड़ता रहूंगा, लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर उसी हादसे से पहले लौट आया। अभी अभी मैंने अपने दोस्त का पार्सल रिसीव किया था और वह बक्सा अभी भी दरवाजे के बाहर रखा था। यही वह 1 मिनट था। इस बार मैं तुम लोगों के साथ अच्छी तरह खेलूंगा। मैंने उसी रात पूरी योजना बना ली, यहां तक कि अपना तय किया हुआ बिजनेस ट्रिप भी टाल दिया। मैंने मोबाइल निकाला और दरवाजे के बाहर दरवाजे पर लगे शुभ कामना वाले लाल कागज की दरार में छिपे 4K हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरे को ध्यान से जांचा। कैमरे में बड़े लकड़ी के बक्से पर लगा लाल कस्टम लेबल साफ दिखाई दे रहा था, जिस पर लिखा था, अत्यंत नाजुक राष्ट्रीय स्तर की कलाकृति, कृपया स्पर्श न करें। इस बार बक्से में कोई कुछ हजार युआन का प्लास्टिक फिगर नहीं था। इसमें मेरे बड़े कारोबारी दोस्त द्वारा सोथबीज की स्प्रिंग ऑक्शन में पूरे 8 लाख युआन देकर खरीदा गया राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध मास्टर का असली नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन रखा था। मेरा दोस्त आज विदेश में कई 100 मिलियन युआन की एक अधिग्रहण डील पर बातचीत करने गया था। नीलामी की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस खजाने को अभी बैंक के लॉकर में रखने का समय नहीं मिला था, इसलिए उसने 2 दिन के लिए इसे मेरी देखरेख में रखा था। उस लकड़ी के बक्से में सिर्फ यह बेहद नाजुक और अमूल्य कलाकृति ही नहीं थी, नीचे मखमली परत के अंदर नीलामी घर द्वारा जारी 8 लाख युआन की मूल खरीद रसीद और समुद्री बीमा कंपनी की पूरी संपत्ति बीमा पॉलिसी भी रखी हुई थी। हमारे इस पुराने छोटे शहर में 8 लाख युआन से स्कूल जोन वाला एक अच्छा फ्लैट पूरी रकम देकर खरीदा जा सकता था। अगर ये मेरा पिछला जन्म होता तो मैं ये सामान 1 सेकंड के लिए भी दरवाजे के बाहर रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब मैं पुनर्जन्म लेकर लौट चुका था। मैं सामने रहने वाली उस दादी पोते की फितरत अच्छी तरह जानता था। मैंने न सिर्फ बक्से को सबसे साफ दिखाई देने वाली जूते रखने की अलमारी पर रखा, बल्कि जानबूझकर कट्टर से उसकी पैकिंग टेप पर एक हल्की सी चीर भी लगा दी, ताकि जियाहाओ जैसा वह शैतान बच्चा आसानी से उसे खोल सके। बेशक उनके पलटकर झूठे आरोप लगाने से बचने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। डोरबेल कैमरा सीधे क्लाउड से जुड़ा था और 24 घंटे रिकॉर्डिंग अपने आप अपलोड हो रही थी। बालकनी में मैंने पहले से ही नाइट विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले एक छोटे ड्रोन को हवा में स्थिर कर रखा था। उसका कैमरा सीधे कॉलोनी के बाहर बने कूड़ा संग्रह केंद्र की तरफ लगा हुआ था। जैसे ही वे हाथ लगाते, यह अब साधारण पड़ोसियों का झगड़ा नहीं, बल्कि बहुत बड़ी संपत्ति के नुकसान का आपराधिक मामला बन जाता। लेकिन मैं जानता था कि वांग चुईहुआ जैसी अज्ञानी औरत के दिमाग में मुसीबत आने पर जिम्मेदारी लेने का ख्याल कभी नहीं आएगा। वह सिर्फ हंगामा करेगी और हर बात से मुकरने की कोशिश करेगी, और वही उसकी सबसे घातक गलती बनने वाली थी, जो उसे पूरे 10 साल जेल की चक्की पिसवा सकती थी। उसे दूसरों का सामान हथियाने और मुफ्त का फायदा उठाने की आदत थी। मैं ट्रॉली लेकर बाहर जाकर उनसे भिड़ा नहीं। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा टैबलेट पर कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग शांत होकर देखता रहा। जैसा मैंने सोचा था, जियाहाओ ने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। जैसे ही उसने देखा कि मैंने दरवाजा बंद कर लिया है, वह ऐसे लकड़ी के बक्से के पास पहुंचा जैसे मिठास पर मक्खी टूट पड़ती है। दादी, इसके अंदर जरूर कोई बढ़िया चीज होगी। इतनी मजबूत पैकिंग है, ऊपर से किसी मास्टर का भी नाम लिखा है। जियाहाओ उत्साह में अपने हाथ रगड़ने लगा और जेब से पेंसिल छीलने वाला छोटा कट्टर निकाल लिया। वांग चुईहुआ ने उसे रोकने की बजाय खुद गलियारे के मुहाने पर खड़े होकर निगरानी शुरू कर दी। उसकी आंखों में लालच साफ चमक रहा था। धीरे धीरे खोलना, अगर बेकार निकला तो यहीं फेंक देंगे।
अगर कीमती हुआ तो चुपचाप घर ले जाएंगे, वैसे भी गलियारे में कोई कैमरा नहीं है। वह गरीब आदमी क्या सबूत देगा? यह सुनकर मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। ये बूढ़ी औरत अभी तक यही सोच रही थी कि उसे मुफ्त का माल मिलने वाला है। जियाहाओ ने कटर घुमाया और एक ही झटके में मोटी पैकिंग टेप पूरी तरह काट दी। उसने पूरी ताकत से लकड़ी के बक्से का ढक्कन उठा दिया। सबसे पहले उसकी नजर उच्च गुणवत्ता वाले शॉक प्रूफ फोम के बीच रखे बेहद सुंदर गहरे लाल रंग के रेशमी गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। जियाहाओ को इन कलात्मक चीजों की क्या समझ थी? उसने उसे किसी सस्ते खिलौने की तरह बेरहमी से फोम से खींचकर बाहर निकाल लिया। जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खुला, मैं स्क्रीन के पार से भी उस नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की कोमल चमक देख सकता था। उसकी अद्भुत कारीगरी और बेहद पतली पारदर्शी बनावट उसकी 8 लाख युआन की कीमत का प्रमाण दे रही थी। लेकिन जियाहाओ जैसे बदतमीज और बिगड़ैल बच्चे की नजर में वह सिर्फ आड़ू की तस्वीर वाला एक बड़ा कांच का फूलदान था। ये क्या है? मुझे तो लगा था कोई नया खिलौना होगा। उसने फूलदान वापस रखने की बजाय अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए एक हाथ से उस 8 लाख युआन कीमत वाले चीनी मिट्टी के बर्तन को उठा लिया। फिर उसने उसे ऐसे फेंका जैसे कोई खिलौने की गेंद फेंकता है। वह तेजी से गलियारे की सख्त टाइलों पर जा गिरा। अगले ही पल एक बेहद तेज और साफ टूटने की आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। उसकी गूंज कई मंजिलों तक फैल गई। अनगिनत बड़े संग्राहकों द्वारा खजाने की तरह संभाली जाने वाली और महान कलाकार की कई वर्षों की मेहनत से बनी वह राष्ट्रीय स्तर की असली कलाकृति एक ही पल में जमीन पर बिखरे अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। अचानक हुई इस जोरदार आवाज से वांग चुई हुआ घबरा गई और तुरंत दरवाजे की तरफ से दौड़कर बाहर आ गई। अरे कितनी मनहूस चीज है, डरा ही दिया था। मैं तो समझी थी कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान टूट गया, निकला तो बस मिट्टी का एक बेकार घड़ा। टूट गया तो टूट गया। ऐसा टूटा फूटा घड़ा ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन युआन का होगा। चलो जल्दी घर चलते हैं, ऐसे दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही वांग चुई हुआ, जियाहाओ का हाथ पकड़कर चुपचाप घर के अंदर लौटने लगी। उसकी नजर अचानक जमीन पर गिरी एक फाइल पर पड़ी जो अभी अभी रेशमी डिब्बे के साथ नीचे गिरी थी। वह कुछ बेहद बढ़िया क्वालिटी के कागज थे। वांग चुई हुआ को छोटी छोटी चीजों का लालच था। वह तो गलियारे में पड़े दूसरों के फेंके हुए गत्ते तक उठा लेती थी। उसने यूं ही वे कागज उठा लिए, ये सोचकर कि देखे कागज अच्छे हैं या नहीं, बाद में कबाड़ी को बेच देगी। सबसे पहले उसने सथबीज नीलामी घर की खरीद रसीद देखी। शुरू में उसने लापरवाही से उस पर नजर डाली, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। मैं स्क्रीन के पार से साफ देख सकता था कि उसकी आंखें डर के मारे गोल हो गई थीं, जैसे दिन दहाड़े भूत देख लिया हो। वह कागज के सबसे नीचे लिखे उस अंक पर टकटकी लगाए रह गई। 8 लाख भले ही वांग चुई हुआ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पैसों की पहचान उसे बहुत अच्छी थी। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि इतने सारे शून्य किस चीज का संकेत हैं। उसके बाद वाली समुद्री बीमा कंपनी की पूर्ण संपत्ति बीमा पॉलिसी पर मोटे काले अक्षरों में साफ साफ लिखा था कि उस चीनी मिट्टी के बर्तन का बीमित मूल्य 8 लाख युआन है। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि वांग चुई हुआ के चेहरे का सारा रंग एक पल में उड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। 8 लाख का ये टूटा फूटा घड़ा, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। दादी, ये घड़ा तो बिल्कुल मजबूत नहीं था, एक बार गिरा और टूट गया। इसमें तो कोई मजा ही नहीं आया। चलो मुझे घर जाकर टैबलेट देखना है। चुप रह, मुसीबत की जड़। वांग चुई हुआ ने पूरी ताकत से जियाहाओ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह वहीं आधा घूम गया और जोर जोर से रोने लगा। इस बार वांग चुई हुआ सचमुच डर गई थी। वह डर उसके दिल की गहराई से निकला था। 8 लाख युआन, उसकी बैंक में जमा सारी बचत, उसके बेटे की दिन रात की कमाई, यहाँ तक कि उनका यह पुराना छोटा सा फ्लैट बेच देने पर भी शायद ही पूरी भरपाई हो पाती। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी उसके मन में सबसे पहले माफी मांगने या अपनी गलती स्वीकार करने का ख्याल नहीं आया। उसका पहला ख्याल था बचना। कभी नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। गलियारे में कोई कैमरा नहीं है। हाँ, कोई कैमरा नहीं, किसी ने हमें देखा ही नहीं। उसे शायद यह याद ही नहीं रहा कि अब जमाना पूरी तरह स्मार्ट तकनीक का है। आजकल किसके दरवाजे पर वीडियो डोरबेल या कैमरा नहीं लगा होता। घबराहट और लालच में वांग चुई हुआ ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके पूरे परिवार को बर्बादी की ओर धकेलने वाला था। सबूत मिटा दो। जब कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो वह हम पर इल्जाम कैसे लगाएगा? वह ऐसे अपने घर की ओर भागी जैसे किसी जंगली बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। कुछ ही देर में वह एक बहुत बड़ा काला औद्योगिक कूड़े का बैग लेकर लौट आई। उसे जमीन पर पड़े नुकीले टुकड़ों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह अपने नंगे हाथों से उन बेशकीमती टुकड़ों को मुट्ठी मुट्ठी भरकर बैग में ठूंसने लगी। तेज टुकड़ों से उसकी उंगलियां कट गईं। खून जमीन पर टपकने लगा, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी,
जल्दी से सब गायब कर दो, जल्दी कर, रोना बंद कर, फौरन ये टुकड़े उठाने में मदद कर। क्या चाहता है? तेरा बाप तुझे मार डाले? दादी और पोता ऐसे टूट पड़े जैसे दो चूहे चोरी का खाना समेट रहे हों। उन्होंने टूटे हुए सभी टुकड़े, वह जानलेवा प्रमाण पत्र, लकड़ी के बक्से के बचे हुए हिस्से और अंदर का सारा फोम तक काले कूड़े के बैग में ठूंस दिया। इतना ही नहीं, कहीं किसी को शक न हो, इसलिए वांग चुईहुआ घर से एक कपड़ा भी ले आई। वह घुटनों के बल बैठकर फर्श पर गिरे खून के धब्बे और धूल तक पूरी तरह साफ करने लगी। उसने इतनी सफाई की कि जमीन पर एक कण तक नहीं छोड़ा। सब कुछ निपटाने के बाद वह 8 लाख युआन के टूटे हुए टुकड़ों से भरा काला बैग उठाकर चोरी छिपे बाहर निकल गई। उसे कॉलोनी के बाहर बने निर्माण मलबे के ढेर में फेंकने तक की पूरी घटना मेरे द्वारा पहले से बालकनी में उड़ाए गए छोटे ड्रोन ने साफ साफ रिकॉर्ड कर ली। भाग लो बुढ़िया, तुम्हें लगता है कि सबूत मिटाकर अब चैन से जी लोगी? असल खेल तो अब शुरू हुआ है। कैमरे में वांग चुईहुआ को अपराध बोध से भरी हुई नीचे जाते देखकर भी मैं तुरंत बाहर नहीं निकला। मैंने कूड़ेदान में जाकर सामान ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। अगर मैं अभी जाकर उससे भिड़ जाता तो सिर्फ उसे सावधान कर देता और वह बेशर्म औरत उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा देती कि सामान मैंने खुद तोड़ा है और अब उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी को रंगे हाथ पकड़ना हो तो सबूतों की पूरी कड़ी अटूट होनी चाहिए। मैंने मेज पर रखा कॉफी का कप उठाया और आराम से एक घूंट पिया। फिर दरवाजे के कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग और बालकनी वाले छोटे ड्रोन द्वारा रिकॉर्ड किया गया पूरा वीडियो अलग अलग पैक करके 3 अलग एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित बैकअप बना दिया। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सारे सबूत पूरी तरह सुरक्षित हैं, तब मैंने मोबाइल उठाकर सीधे 110 पर फोन मिलाया। हेलो 110, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। मेरे घर के बाहर चोरी और बड़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की गंभीर घटना हुई है। संबंधित लोग अभी सबूत और मामले से जुड़ी चीजें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, नुकसान की कुल कीमत लगभग 8 लाख युआन है। कृपया तुरंत पुलिस भेजिए। पुलिस को फोन करने के बाद मैंने तुरंत अपने दोस्त द्वारा दिया गया समुद्री बीमा कंपनी के वरिष्ठ क्लेम मैनेजर का नंबर मिलाया। मैनेजर ली, मेरे पास रखी गई वह नीले सफेद चीनी मिट्टी की कलाकृति के साथ हादसा हो गया है। जी, वह मेरे हाथ से नहीं टूटी, उसे मेरे घर के बाहर पड़ोसी ने जानबूझकर तोड़ दिया। और सबसे मजेदार बात यह है कि मुआवजे से बचने के लिए उन्होंने आपकी कंपनी की बीमा पॉलिसी और प्रमाण पत्र भी उठाकर कॉलोनी के बाहर निर्माण मलबे में फेंक दिए। मेरे पास पूरी घटना की हाई डेफिनेशन निगरानी वीडियो मौजूद है। फोन के दूसरी तरफ जो आवाज अभी तक बिल्कुल सामान्य थी, वह अचानक कई गुना ऊंची हो गई। उसमें अविश्वास के साथ साथ उत्साह भी साफ झलक रहा था। बीमा कंपनी के लिए 8 लाख युआन का क्लेम कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन अगर यह साफ साबित हो जाए कि नुकसान जानबूझकर किया गया है और जिम्मेदार व्यक्ति पूरी तरह चिन्हित है, तो आधे घंटे से भी कम समय में पुलिस सायरन की तेज आवाज ने पूरे मोहल्ले की शांति तोड़ दी। लाल नीली बत्तियां, चमकाती 2 पुलिस गाड़ियां और बीमा कंपनी की वरिष्ठ वकीलों की टीम को लेकर आई एक काली मर्सिडीज बेंज एस क्लास लगभग एक साथ हमारी बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। यह देखकर कॉलोनी के बुजुर्ग और पड़ोसी अपने अपने घरों की खिड़कियों और बालकनियों से झांकने लगे। मैं जानता था अब वांग चुईहुआ के परिवार के दुःस्वप्न की शुरुआत हो चुकी थी।